जैसे आप जानते हैं कि हमने सोशियोलॉजी के फाउंडिंग फादर्स के ऊपर एक सीरीज़ शुरू की थी, जिसमें हमने ऑगस्टे कॉम्ट के बारे में पढ़ा था, हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में पढ़ा था, कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ा था, एमिल डर्कहाइम के बारे में पढ़ा था। इस तरह आज हम एक और फाउंडिंग फादर के ऊपर बात करेंगे जो कि मैक्स वेबर हैं। और इनके ऊपर बात करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपके पास मेरी लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस आती रहें। तो स्टार्ट करते हैं। तो हम मैंने दो स्लाइड्स बनाई हैं, आप देख सकते हैं कि पहले में हम जो है वो इनकी जो बेसिक जो इनका फिनोमिना था, जो थ्योरी की इनकी बेसिक्स थी, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और उसके बाद जो है वो दूसरी स्लाइड के अंदर हम इनकी बुक के ऊपर बात करेंगे जो कि प्रोटेस्टेंट एथिक और स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म थी, और इन्होंने रिलीजन को किस तरीके से कैपिटलिज्म के साथ रिलेट किया था, तो उसके ऊपर बात करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं इनके इंट्रोडक्शन के बारे में। तो बेसिकली मैक्स वेबर, इनका टेन्योर कौन सा था, 1864 से 1920, ठीक है। ये 1864 में पैदा हुए थे और 1920 में जो है वो इनकी डेथ हुई थी। इनका पूरा नाम ये था, मैक्सिमिलियन कार्ल एमिल वेबर, ठीक है। और ये कौन थे, जर्मन सोशोलॉजिस्ट थे, फिलोसफर्स थे, ज्यूरिस्ट थे, पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स थे, ठीक है। जैसे आप जानते हैं कि आजकल के दौर में हम कहते हैं कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, एक स्पेशलाइज्ड डिग्री होती है, जबकि सोशल साइंसेस के अंदर या ह्यूमैनिटीज़ के अंदर एक जो पहले जितने भी फ़िलासफ़र्स गुजरे हैं, जितने भी सोशल साइंटिस्ट गुजरे हैं, उनका एरिया कोई एक नहीं होता था, बल्कि वो फ़िलासफ़र भी होते थे, सोशियोलॉजिस्ट भी होते थे, पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स भी होते थे। उन्होंने सोशल साइंस को कंपैरेटिवली स्टडी किया था। तो इसमें से जो ये मैक्स वेबर हैं, इनका भी ताल्लुक़ जो है वो इन तमाम डिसिप्लिन से था, ठीक है। इनको भी फाउंडिंग फादर कहा जाता है सोशल साइंस का, जिस तरह से कार्ल मार्क्स को और एमिल डर्कहाइम के बारे में कहा जाता है इनको। फ़र्क क्या था, एक फ़र्क ये था क्योंकि हर सोशल साइंटिस्ट जो है, हर सोशोलॉजिस्ट का कोई ना कोई जो है वो एक फ़र्क होता है। ऐसा एमिल डर्कहाइम का हमने पढ़ा था कि उन्होंने सोशोलॉजी को साइंटिफिकली स्टडी करने के ऊपर उन्होंने उसके बारे में कहा था कि सोसाइटी को साइंटिफिकली स्टडी किया जाएगा, एम्पिरिकल स्टडी किया जाएगा, सही है, रिसर्च के थ्रू, ऑब्जर्वेशन के थ्रू। इस तरह से वेबर ने क्या कहा था, वेबर ने कि इनको जो जिस बात से ये मशहूर हैं वो ये है कि इन्होंने सोसाइटी को एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी, इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ कैपिटलिज्म को, ठीक है। मतलब जो कैपिटलिज्म है, जो इकोनॉमिक सिस्टम कैपिटलिज्म है, उसके फिनोमिना को उन्होंने अंडरस्टैंड करने की कोशिश की थी कि कैपिटलिज्म क्यों होता है, कैपिटलिज्म की वजूहत क्या है। तो उन्होंने बेसिकली किस चीज़ को स्टडी किया था, मॉडर्निटी को, जो एक इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद मॉडर्निटी हुई थी, और उसके बाद इसके अलावा इन्होंने कैपिटलिज्म को स्टडी किया, ठीक है। तो इन दो चीज़ों के बारे में इनका जो है इकोनॉमिक सिस्टम कैपिटलिज्म के बारे में इनकी स्टडी थी, ठीक है। अच्छा, ये आगे चलते हैं इनके बारे में कि ये जो है वो एमिल डर्कहाइम और इनके दरमियान में काफ़ी डिफरेंसेस हैं, ठीक है। एमिल डर्कहाइम ने, जैसे हमने कहा था कि इन्होंने जो है वो एम्पिरिकल स्टडी के ऊपर जो है फोकस किया था, कि सोशोलॉजी को साइंटिफिक रिसर्च के थ्रू जो है वो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो है वो जो है स्टडी करना चाहिए। ये किसने कहा था, एमिल डर्कहाइम ने कहा था। जबकि जो वेबर थे, इनकी जो ये प्रोपोनेंट थे, ये किस बात के प्रोपोनेंट थे, मेथोडोलॉजिकल एंटी पॉजिटिविज्म के ऊपर, ठीक है। एंटी पॉजिटिविज्म कहते हैं कि उन्होंने ये एक फ़िलासफ़ी है, वो ये कहती है कि जितने भी सोशल साइंसेस है, ये जितने भी सोशल डिसिप्लिन्स हैं, ठीक है, उनको जो है साइंटिफिकली स्टडी नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये जो एंटी पॉजिटिविज्म है, ये कहती है कि सोशल साइंसेस को साइंटिफिकली स्टडी नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे जो है वो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट जो हैं वो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। इस तरह से जो है सोशल साइंसेस को जो है वो साइंटिफिकली स्टडी नहीं किया जा सकता। देखिए, ये फ़र्क है। एमिल डर्कहाइम ने कहा था कि सोशोलॉजी को साइंटिफिकली स्टडी किया जाए, जबकि इन्होंने कहा था, मैक्स वेबर ने, कि ये जो है वो सोशोलॉजी को जो है वो साइंटिफिक स्टडी नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये एंटी पॉजिटिविज्म के जो है प्रोपोनेंट थे, ठीक है। और उन्होंने ये कहा था कि जो भी इसको स्टडी एम्पिरिसिस्ट स्टडी नहीं किया जा सकता, मतलब साइंटिफिकली रिसर्च के थ्रू स्टडी नहीं किया जा सकता, बल्कि उनको किसी भी सोशल एक्शन को एम्पेरेटिव इंटरप्रेटिव तरीके से स्टडी किया जा सकता है। मतलब फॉर एग्जांपल, इसका क्या मतलब है, ये आगे हमें पता लगेगा। फॉर एग्जांपल, इन्होंने कहा था कि जो भी एक सोशल एक्शंस हैं किसी भी इंडिविजुअल के या ग्रुप के, ठीक है। ये राइटिंग मेरी थोड़ी सी ज़रा ऐसी है, आपको ज़रा थोड़ा सा वो करनी पड़ेगी कि इंडिविजुअल
या ग्रुप का कोई भी एक्शन है या बिहेवियर है, ठीक है, इसके पीछे जो है इन्होंने कहा था कि इंडिविजुअल्स मीनिंग कौन सी अटैच करते हैं, ठीक है, मीनिंग कौन सी अटैच करते हैं। यानी कि कोई काम करते हैं, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान इंडिया में मिसाल दूंगा कि माइयों की रस्म होती है, शादी से पहले लड़की को माइयों बिठाया जाता है, ठीक है, तो माइयों बिठाया जाता है, तो ये रस्म चलती भी आ रही है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर वो इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करेंगे कि माइयों क्यों बिठाया जाता है, ठीक है, कोई एक्शन है, एक्शन क्या है, माइयों, ठीक है, माइयों क्यों बिठाया जाता है, मेनली क्यों, क्योंकि बेसिकली आप देखते हैं कि जो इंडियन वेडिंग है, जो हिंदू वेडिंग है, उसके अंदर फेरे होते हैं, सिंदूर होता है, वो एक कोर वेडिंग है, जबकि मुस्लिम वेडिंग है उसमें निकाह होता है, ठीक है, तो वो कोर वेडिंग है, ठीक है, कोर वेडिंग है। लेकिन ये माइयों की रस्म और ये मेहंदी की रस्म, इसके पीछे क्या है, अब वो कहते हैं भाई दुल्हन को माइयों बिठाएंगे तो उसके ऊपर रूप चढ़ेगा, ठीक है, रूप चढ़ेगा। तो ये रूप चढ़ने का क्या मतलब है कि हमने जो है माइयों बिठाने के एक्शन को, बिहेवियर को हमने मीनिंग की अटैच की कि दुल्हन के ऊपर रूप चढ़ेगा। तो इन्होंने मैक्स वेबर ने यही कहा था कि किसी भी एक्शन को जो है वो स्टडी करने के लिए जो है वो इंटरप्रेटिव मीन्स स्टडी के तौर पर स्टडी करना चाहिए। मतलब इंटरप्रेटिव का मतलब ये कि इंटरप्रिटेशन, मतलब एक कोई भी चीज़ जो है इंटरप्रेट कैसे करती है, ठीक है, इंटरप्रेट कैसे, इसे लफ्ज़ निकला इंटरप्रेट से, इंटरप्रेट, यानी कि किसी भी चीज़ को कोई अगर करते हैं तो उसकी वजह क्या है, ठीक है, उसका कॉज क्या है, उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, सही है, उसको किस तरह से समझा जाता है, इसको कहते हैं इंटरप्रेट, ठीक है। तो इन्होंने ये कहा था कि इंटरप्रेट करेंगे किसी भी एक्शन को, ठीक है। और जो डरखाई में इन्होंने कहा था कि किसी भी जो है कोई सोशल फिनोमिना होता है उसका एक कॉज होता है, जबकि इन्होंने क्या कहा था, मैक्स वेबर ने कहा था कि मोनो कॉजुअल एक्सप्लेनेशंस नहीं होती बल्कि मल्टीपल कॉजेज़ होते हैं, ठीक है, एक कॉज नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर कोई एक्सीडेंट होता है, ठीक है, तो एक्सीडेंट होता है तो उसके अंदर एक कॉज नहीं होगा बल्कि मल्टीपल कॉज होंगे। हो सकता है अगर गाड़ी और मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट होता है तो हो सकता है गाड़ी वाले की गलती हो, या हो सकता है मोटरसाइकिल वाले की गलती हो, या हो सकता है बीच में पत्थर पड़ा हुआ हो, या हो सकता है रोड ख़राब हो, या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये किसी भी एक्शन को स्टडी करने के लिए उनको इन्होंने वेबर ने क्या कहा था, वेबर ने कहा था कि मल्टीपल कॉजेज होते हैं, एक किसी भी जो है वो किसी भी चीज़ के, किसी भी एक्शन के, किसी भी आउटकम के जो है मल्टीपल कॉजेज होते हैं, ठीक है। बाकी जो है वो हम आगे चलते हैं। और इन्होंने जो है वो वेबर की जो इंटेलेक्चुअल स्टडीज़ हैं ये किस चीज़ के ऊपर बेस कर दी हैं, ये रैशनलाइजेशन, सेकुलराइजेशन और डिसएंचेंटमेंट के ऊपर बेस करती हैं, सही है। रैशनलिज्म का मतलब, रैशनल निकला है लफ्ज़ अकल से, ठीक है, अकली, मतलब इन्होंने हर चीज़ को जो है ना अकल से जो है ना, रैशनैलिटी जिसे क्या आप कहते हैं, रैशनैलिटी, मतलब इन्होंने अकली दलाइल के ज़रिए जो है वो चीज़ों को समझने की कोशिश की थी अकल के ज़रिए, ठीक है, यानी कि जो है वो अकल रैशनल क्या कहता है, आपका माइंड क्या कहता है, सही है। और बाकी सेकुलराइजेशन कहते हैं जिसमें जब मज़हब का अमल दखल नहीं होता है, जब जिसे कहते हैं सेकुलर स्टेट है, ऐसी स्टेट जिसके अंदर जो है वो रिलीजन का अमल दखल नहीं हो, ठीक है। और डेमोक्रेसी जिसे कहते हैं, इस तरह सेकुलराइजेशन कहते हैं। बाकी डिसएंचेंटमेंट का भी मतलब यही है, डिसएंचेंटमेंट का भी मतलब यही है कि जब जो है वो जिसके अंदर जो है डीवैल्यूएशन ऑफ रिलीजन, ठीक है। तो ये मैक्स वेबर ने जो है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था जितने भी ये फिलोसफर्स और सोशोलॉजिस्ट गुजरे, जो भी वेस्ट के थे, वेस्टर्न सोशोलॉजिस्ट जितने भी गुजरे, ये लोग क्या थे, एथिस्ट थे, ठीक है, ये जो है वो खुदा को नहीं मानते थे, सही है। तो इन्होंने कहा था कि ये जो है वो इन्होंने किस तरीके से स्टडी करने की कोशिश की थी, प्रोसेस को अकल से स्टडी करने की कोशिश की थी, और रिलीजन को कहा था कि रिलीजन जो है रुकावट बनता है किसी भी इंडस्ट्रियलाइजेशन में या किसी भी जो है वो इकोनॉमिक सिस्टम में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अब हम बात करेंगे इसके ऊपर कि इनकी किताब के ऊपर बात करेंगे कि इन्होंने एक किताब पब्लिश की थी 1905 के अंदर, द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, ठीक है, ये किताब इन्होंने पब्लिश की थी। और इसके अंदर इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि जो प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी होती है, जिस तरह से आप जानते होंगे कि जो क्रिश्चियनिटी होती है उसके अंदर दो तरह के जो है वो सेक्ट्स होते हैं, एक कैथोलिक होता है और दूसरा प्रोटेस्टेंट होता है, ठीक है। तो इन्होंने ये कहा था कि जो प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी होती है ये जो है कैपिटलिज्म का सबब बनती है, ठीक है। इनके दरमियान में और मार्क्स के दरमियान में क्या फ़र्क है, कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था, कार्ल मार्क्स ने कहा था कि जो है वो जो रिलीजन जो है वो कैपिटलिज्म को क्या करता है, अपोज करता है, सही है, रिलीजन कैपिटलिज्म को अपोज करता है, ठीक है। जबकि मैक्स वेबर ने क्या था कि ये रिलीजन है जो कि कैपिटलिज्म को, जिसकी वजह से कैपिटलिज्म पैदा हुआ है, और कौन सा रिलीजन है वो,
प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी है, ठीक है। इन्होंने बहुत सारे इंडियन रिलीजन्स को स्टडी किया था, चाइनीज़ रिलीजन को स्टडी किया था, लेकिन इन्होंने कहा था कैपिटलिज्म कैसे बनता है, स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म क्या है, प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी है, ठीक है। वो जो है रिलीजियस वैल्यूज़, जो प्रोटेस्टेंट रिलीजियस वैल्यूज़ हैं, वो जो है कैपिटलिज्म को जो है वो पैदा करती हैं, ठीक है, बूस्ट करती हैं कैपिटलिज्म को, ठीक है। कैसे करती हैं? अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर, इन्होंने ये बात कही थी कि गॉड जो है वो लाइक्स हार्ड वर्क, ठीक है। खुदा को जो है वो, इनके बिलीव है, ये मैक्स वेबर के बिलीव है, जो प्रोटेस्टेंट रिलीजियस वैल्यूज़ हैं, कि जो खुदा है, खुदा को जो है वो हार्ड वर्क पसंद है। और इन्होंने इसी को कहा था प्रोटेस्टेंट वर्थ एथिक, सही है। इन्होंने ये लफ्ज़ दिया था कि खुदा को जो है वो अपनी इस किताब में लिखा था इन्होंने कि खुदा को हार्ड वर्क पसंद है। और इन्होंने कहा था हर तरह का वर्क जो है वो एक इबादत की तरह है। फॉर एग्जांपल ऑल वर्क इज़ होली, और वर्क इज़ होली, चाहे वो बेकिंग हो चाहे वो अकाउंटेंट हो। जिस तरह से आप जानते हैं कि जो कैथोलिक है, कैथोलिक के अंदर जो है वो नन्स होती हैं या फादर्स होते हैं, सही है। इनको कहते हैं कि ये लोग जो है ना हॉली प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, सही है, ये लोग पाक प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं। जबकि मैक्स वेबर ने कहा था कि जो प्रोटेस्टेंट वर्क एथिक है वो ये कहती है कि हर तरह का काम जो है वो होली है, हर तरह का काम जो है वो इबादत है, चाहे वो आप अकाउंटेंट हो, चाहे वो आप बेकर हो, चाहे वो कुछ भी हो, बता रहे हैं। और इन्होंने कहा था कि मिरेकल्स कोई भी नहीं होते, देयर आर नो मिरेकल्स, बल्कि कॉन्स्टेंटली वर्किंग के साथ, मेहनत के साथ, ऑनेस्टली काम करने के साथ और साइंटिफिक तरीके से जो है वो कोई भी सोसाइटी लीड कर सकती है, कोई भी सोसाइटी प्रोग्रेस कर सकती है। ये किसने कहा था? ये मैक्स वेबर ने कहा था कि जो है प्रोटेस्टेंट बिलीफ यही कहता है, और ये तमाम बिलीव्स की वजह से ही जो है वो कैपिटलिज्म बना और इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, ठीक है। उन्होंने एक बात और इम्पोर्टेंट कही थी कि आइडियाज़ चेंज द डेस्टिनी ऑफ नेशंस रादर देन कल्चर्स और ट्रेडिशंस। इन्होंने कहा था कि एक पैसे से ज़्यादा जो है वो ज़रूरी ये है कि आइडियाज़ को इनकरेज किया जाए। इन्होंने कहा था कि इस तरह से वर्ल्ड बैंक या बहुत सारे जो ऐसे इदारे हैं जो कि एक अमीर मुल्कों, अमीर जो रिच कंट्रीज़ हैं, वेल्दी कंट्रीज़ हैं, इनको जो है पुअर कंट्रीज़ को पैसे देते हैं। तो इन्होंने कहा था कि उनको चाहिए कि पैसे ना दें, बल्कि उनके अंदर जो है वो सोचने की सलाहियत पैदा करें, आइडियाज़ पैदा करें, दिमाग इस्तेमाल करें सोचने की। इन्होंने कहा था कि आइडियाज़ ऐसे होते हैं जो कि किसी भी कंट्री में जो है वो नेशन में तब्दीली ला सकते हैं। तो आइडियाज़ के ऊपर इन्होंने इन्फ्लुएंस किया था कि आइडियाज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कल्चर और ट्रेडिशन से। लोग बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैंने पहले कहा था, इन्होंने इंडियन कल्चर को, चाइनीज़ कल्चर को स्टडी किया था। इन्होंने कहा था कल्चरल जितने भी कल्चरल ट्रेडिशंस वगैरह हैं वो सब इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, बल्कि आइडियाज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आइडियाज़ के ज़रिए जो है वो सोसाइटी में क्या आ सकता है, चेंज आ सकता है, सोसाइटी प्रोग्रेस कर सकती है, ठीक है। जो इन्होंने कही थी वो ये कही थी, इनका जो एम्फोसिस था ब्यूरोक्रेसी के ऊपर था, ब्यूरोक्रेटिक अथॉरिटी के ऊपर था। इन्होंने कहा था कि आपको जानते होंगे ब्यूरोक्रेसी क्या होती है। एक तो जो है इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है, ठीक है, इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है जो कि इलेक्शंस के थ्रू आती है। दूसरी आप देखा होगा CSS का एग्ज़ाम होता है, जिसको हम सिविल सर्विस भी कहते हैं, सही है, सिविल सर्विस भी कहते हैं। तो वो जो सिविल सर्विस का एग्ज़ाम पास करके लोग आते हैं वो ब्यूरोक्रेट्स बनते हैं, ठीक है। तो ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो अवामी नुमाइंदे होते हैं, और वो स्टेट ऑफिशल्स होते हैं, और वो जो है स्टेट को चलाते हैं। तो इन्होंने ये कहा था कि स्टेट ऑफिशियल जो होते हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, उनके पास नॉलेज होती है, वो पावर होती है उनके पास। पावर किस तरह की होती है? नॉलेज होती है, उनका विजडम होता है, और उनको पता है, ब्यूरोक्रेट्स नो हाउ स्टफ वर्क्स, उनको पता है कि सोसाइटी कैसे काम करती है, इंस्टीट्यूशंस कैसे काम करते हैं। तो ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो ब्यूरोक्रेट्स क्या कर सकते हैं, दे हैव अ पावर टू चेंज द वर्ल्ड। तो इन्होंने ब्यूरोक्रेसी के ऊपर इन्फोसिस किया था कि ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम ऐसा है जो कि अपने पावर के ज़रिए, अपने नॉलेज के ज़रिए जो है दुनिया में तब्दील ला सकता है, दुनिया को जो है वो चेंज कर सकता है। तो ये मेरा लेक्चर था मैक्स वेबर के ऊपर। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। कोई सवाल है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। मेरे पास क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके, मैं पढ़ता हूँ क्वेश्चंस को, और मेरे पास एक सीरीज़ है लेक्चर की कि मैं इसके ऊपर टॉपिक बनाऊंगा। अभी मैं सोशियोलॉजिस्ट के ऊपर टॉपिक वीडियोज़ बना रहा था। अब मैं इंशाल्लाह, बहुत से लोगों ने कहा क्रिमिनोलॉजी के ऊपर बनाइए, बहुत से लोगों ने कहा कि दूसरी चीज़ों पर बनाइए, तो मैं इंशाल्लाह उसको भी इनकॉर्पोरेट करूँगा। मेरी वीडियोज़ देखते रहिए। कोई सवाल है तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट में बताइए, और मैं इंशाल्लाह एज सून एज़ पॉसिबल उसका जवाब दूँगा। और मेरी वीडियोस देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपके पास मेरी एजुकेशनल वीडियोस आती रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।